हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स की 20 इंपॉर्टेंट थ्योरीज और उनके ऑथर। इकोनॉमिक्स की रामबाण सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। इससे पहले इंटरनेशनल बिजनेस और एचआरएम पर भी हम रामबाण वीडियो ला चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट छोटे छोटे वीडियोज़ में। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर आपको ये वीडियो देखकर जाने चाहिए। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम। पहला कॉन्सेप्ट है बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक किसने लिखी थी? जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये बुक लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन ऑथर का नाम है। ये थ्योरी क्या कहती है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, जनरली मानकर चलते हैं कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो गवर्नमेंट को कुछ भी इंटरवेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कीन्स ने इस थ्योरी में बताया कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तब भी हो सकता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, तो गवर्नमेंट को वहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरवेन करना पड़ेगा। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है सेल्स मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। सेल्स मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट में बोमोल क्या कहते हैं? बोमोल कहते हैं कि जब शुरुआती लेवल पर तो फर्म या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल प्रॉफिट का उन्हें होने लग जाता है, एक सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट वो कमाने लग जाते हैं, तब वो प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देकर सेल्स रेवेन्यू पर ध्यान देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने की कोशिश वो लोग करते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको डिफरेंस पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यदि 2 रुपये हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है और 5 रुपीज़ में हम गुड्स बेच रहे हैं, तो 3 रुपये हमारा प्रॉफिट है और रेवेन्यू टोटल 5 रुपीज़ है। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर डायमंड पैराडॉक्स किसने दिया? एडम स्मिथ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑथर है हमारे। वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या कहता है? देखो, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीडिक्टरी है। कि एक पर्सन के पास करोड़ों रुपए की इनकम है और एक पर्सन के पास बहुत कम इनकम है, तो वो पैराडॉक्स हो गया। वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या कहता है? देखो, जनरली ये माना जाता है कि किसी चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी और किसी चीज़ की यूटिलिटी कम है तो उस चीज़ की प्राइस कम होगी। लेकिन वाटर डायमंड पैराडॉक्स में एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि वाटर, उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इंसान उसके बिना जिंदा भी नहीं रह सकता, लेकिन उसकी प्राइस क्या है? प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। जबकि डायमंड की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इंसान बिना डायमंड के भी जिंदा रह सकता है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वाटर डायमंड पैराडॉक्स होता है। फोर्थ हमारा कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसा कि आपको पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट होता है उसमें सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है, जिसमें हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हिग्स एंड एलन ने दिया था। इस रामबाण सीरीज में हम केवल छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स के फुल डिटेल वीडियो बनाए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो कुछ बड़े बड़े थे, 2-2 घंटे के, लेकिन यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आप लोगों को अच्छे लगेंगे। फिफ्थ हमारा कॉन्सेप्ट है यूटिल डेवलप्ड बाय। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम यूटिलिटी को क्वांटिटी में मेजर करते हैं और क्वांटिटी में मेजर हम मनी में करते हैं और यूनिट काम में लेते हैं यूटिल। हम ये कहेंगे किसी प्रोडक्ट की कितनी यूटिलिटी है, 5 यूटिल है, 7 यूटिल है, कितनी यूटिल है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था वॉलरस ने। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ गॉसेन। यदि आप लोगों ने पहले एग्जाम दिया है या फिर एग्जाम नहीं दिया है, इकोनॉमिक्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी किए हैं, तो आप लोगों को पता होगा इनके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो गॉसेन ने 3 लॉ दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि सेकंड लॉ गॉसेन का कौन सा है, थर्ड लॉ कौन सा है। तो ये फिक्स है, फर्स्ट लॉ यही रहेगा, सेकंड यही रहेगा, थर्ड यही रहेगा। इनका सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मीनिंग आपको पहले ही पता है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है उस चीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब
जब गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होगा जहाँ पर MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUZ अपॉन PZ होता है। वहाँ पर जहाँ पर विभिन्न गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल आ जाती है उनकी प्राइस के, वहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है जब अपन बात कर रहे हैं गुड्स की सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ सकते हो, जो यूटिलिटी वाला चैप्टर है उसमें आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हो। थर्ड लॉ में गोसेन क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू केवल तभी होती है जब स्केयरसिटी होती है। स्केयरसिटी यानी दुर्लभता, उस चीज़ की कमी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ की वैल्यू तभी होगी जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। यदि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड है ही नहीं उस चीज़ की तो कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर 7, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? मार्शल ने दिया। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस यानी दो चीज़ों का डिफरेंस, वो प्राइस जो आप पे कर सकते हो माइनस वो प्राइस जो आप पे कर रहे हो। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के लिए आप 10 रुपये दे सकते हो मैक्सिमम, यदि वो प्रोडक्ट मार्केट में मिले ही नहीं और आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो आप मैक्सिमम 10 रुपये दे सकते हो, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में 5 रुपये में अवेलेबल है तो 5 रुपये आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस भी दो चीज़ों का डिफरेंस, एक तो हो गया एक्चुअल प्राइस जिस प्राइस में सेलर गुड्स बेच रहा है माइनस मिनिमम वो प्राइस जिस पर वो गुड्स बेचने के लिए रेडी है। जैसे एक प्राइस तय की होगी सेलर ने कि इससे कम में तो मैं अपना गुड्स नहीं बेचूंगा, उसने तय कर रखा है कि 10 रुपये से कम में तो मैं अपना गुड्स नहीं बेचूंगा, इससे कम में तो मुझे कोई भी प्रॉफिट ही नहीं होगा, इतना प्रॉफिट तो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा, लेकिन 15 रुपये में वो मज़े से बेच पा रहा है तो 5 रुपये प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट। आप लोगों ने इनडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हमारा यूटिलिटी वाला चैप्टर आप देख सकते हैं। इनडिफरेंस कर्व में क्या होता है? इनडिफरेंस कर्व में एक कंज्यूमर डिसाइड करता है कि जब एक गुड्स के दो सब्स्टिट्यूट है तो वो उनका क्या कॉम्बिनेशन रखें। आपके पास 10 एप्पल है और एक ऑरेंज है तो आप एप्पल को सेक्रीफाइस करके ऑरेंज लेना चाहोगे, तो विभिन्न गुड्स के कॉम्बिनेशन बताता है इनडिफरेंस कर्व और सभी कॉम्बिनेशन से इक्वल यूटिलिटी हमें मिलती है। तो जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो कंज्यूमर के लिए होता है और जब इनडिफरेंस कर्व को बनाया जाता है प्रोड्यूसर के लिए तो उसे इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट कहा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लियोनटिफ ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट में एक प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि किसी इनपुट के जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वो उनका कौन सा कॉम्बिनेशन काम में ले कि इक्वल यूटिलिटी मिले। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है किंग डिमांड कर्व, मुड़ा हुआ डिमांड कर्व। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? स्वीजी ने दिया था। कब दिया था? 1939 ने दिया था। स्टूडेंट ये 15 मिनट की वीडियो के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, लगभग 2 घंटे की मेहनत इसके पीछे छुपी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू इसी तरीके से वीडियो लाता रहूं तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। ये कॉन्सेप्ट भी किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। मार्जिनल यूटिलिटी काम में आता है कार्डिनल यूटिलिटी में और कार्डिनल यूटिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी मार्शल ने ही दिया था। नोट्स यदि आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं फुल कोर्स। टॉपिक नंबर 11 रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी? पॉल ए सैमुएल्सन ने दी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या कहती है? देखो जनरली जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, तब तक लोग मानकर चलते थे कि यदि ये पता करना है कि कंज्यूमर किस चीज़ को प्रेफरेंस देगा, किस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देगा, तो काम में लिया जाता था ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट को, मतलब यूटिलिटी कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता था। फिर से बताता हूँ, जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था तब लोग क्या मानकर चलते थे कि ये कैसे पता करें कि कंज्यूमर किस चीज़ को प्रेफरेंस देगा और कौन से प्रोडक्ट को प्रेफरेंस नहीं देगा, तब ऑर्डिनल यूटिलिटी वर्ड काम में लेते थे। लेकिन सैमुएल्सन ने क्या कहा
कि हम पता करेंगे कंज्यूमर की प्रेफरेंस का कंज्यूमर के बिहेवियर से पता करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आप करते हो उससे प्रेफरेंस पता नहीं चलती, जो आप कहते हो उससे प्रेफरेंस पता नहीं चलती है, बल्कि जो आप करते हो उससे प्रेफरेंस पता चलती है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर और हैबिट देखी जाएगी, उससे कंज्यूमर की प्रेफरेंस पता चलेगी। फिर पॉइंट नंबर 12, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस या ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मेनली तो इसमें दो पर्सन इन्वॉल्व थे, हिग्स एंड एलन। एक बात मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि आप लोग सरनेम जरूर याद रखना, चाहे आपको एचआर और आरजीडी याद नहीं हो, लेकिन हिग्स और एलन जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। तो 5 लोग इसके साथ एसोसिएटेड थे, हिग्स, एलन, विल्फर्ड परेटो, एफ वाई एजवर्थ और डबल ई स्लेस्टकी। कैसे नाम याद करोगे? ये कोड बना सकते हो आप, शेप SHAPE। तो एस से स्लेस्टकी हो जाएगा, एच से हिग्स हो जाएगा, ए से एलन हो जाएगा, पी से परेटो और ई से एजवर्थ हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 13, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली। मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था या फिर इसके टाइप्स किसने बताए थे? काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। AC पिगू ने मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के टाइप्स बताए हैं। मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग आपको पता है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर लेता है। जैसे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए डोमेस्टिक यूजर से अलग रेट चार्ज करती है, कॉमर्शियल यूजर से अलग रेट चार्ज करती है। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको अनाउंस किया था कि इस मंडे से हम डेली 5 मिनट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। रामबाण सीरीज में तो हम केवल याद करने वाली चीज़ें करते हैं, और जो मंडे से 5 मिनट सीरीज हम करेंगे उसमें केवल एक टॉपिक हम डेली डिस्कस करेंगे 5 मिनट में, और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यदि आप कंटिन्यू डेली वो वीडियो देखेंगे तो थोड़े दिनों में आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 14, इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। देखो स्टूडेंट, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो बस एक छोटी मोटी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और 2-3 महीने पढ़ाई करते हैं, और कुछ सीरियस स्टूडेंट जिन्हें कोई अच्छी जॉब लेनी है, बढ़िया जॉब लेनी है। अगर आपको अच्छी और बढ़िया जॉब लेनी है तो कंटिन्यूसली आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, चाहे आपके 12th में, बीकॉम में, एमकॉम में कुछ भी परसेंटेज रही हो। यदि आप 1 ईयर कंटिन्यूसली स्टडी कर लेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम दुनिया का क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपनी क्लासेज रहेगी, लॉन्ग टर्म में रहेगी, 5 मिनट सीरीज डेली चलती रहेगी। तो इनकम हाइपोथेसिस मैंने बताया कि 3 होती है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की। देखो, 2 चीज़ें होती है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। जब भी इकोनॉमिक्स में और स्टेट्स में एब्सोल्यूट और रिलेटिव वर्ड काम में आ जाए तो उसका मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब हम एब्सोल्यूट अमाउंट में देख रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, और जब रिलेटिव की बात करते हैं तो हम 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या कहती है? ये कहती है कि कंजम्पशन और सेविंग किस बात पर डिपेंड करेगा? एब्सोल्यूट इनकम पर डिपेंड करेगा। कंजम्पशन आप कितना करोगे, जो भी आपने पैसे कमाए, और उसमें से बचाओगे कितने, ये आपकी एब्सोल्यूट इनकम पर डिपेंड करेगा। आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तो ज़्यादा खर्चा करोगे और ज़्यादा सेविंग करोगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आप उसी रेशियो में कंजम्पशन को नहीं बढ़ाओगे। पहले आप 20,000 पर मंथ कमा रहे थे और अब आप 80,000 पर मंथ कमा रहे हो, तो ये नहीं है कि आप अपने कंजम्पशन को 4 गुना कर दोगे। ये हमारी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कहती है। फिर देखो, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या कहती है? ये कहती है कि कंजम्पशन और सेविंग एब्सोल्यूट इनकम पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि रिलेटिव इनकम पर डिपेंड करता है। और जैसे कि मैंने बताया कि रिलेटिव इनकम में इनकम को हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? 2 इनकम से कंपेयर कर सकते हैं। पहला आपकी पड़ोसियों की इनकम, मतलब सोसाइटी की इनकम, और दूसरी आपकी पुरानी इनकम। तो पड़ोसियों की इनकम का आपके कंजम्पशन और सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये कहते हैं कि यदि आप अपना
जनरली क्या होगा कि आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखोगे। यदि आपकी इनकम कम भी हो गई तो आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कहीं से लोन लोगे, उधारे लाओगे, लेकिन आप अपना कंजम्पशन कम नहीं करोगे। और जब आपकी इनकम बढ़ गई और आपको लगता है कि आपके पड़ोसियों की भी बढ़ गई तो आप कंजम्पशन उसी रेशियो में बढ़ा दोगे। आपकी इनकम बढ़ी है, पड़ोसियों की नहीं बढ़ी, तो आप कंजम्पशन नहीं बढ़ाओगे। तो कंजम्पशन और सेविंग रिलेटिव इनकम पर डिपेंड करेगा। और रिलेटिव इनकम हमने यहाँ पर दो ली, एक पड़ोसियों की इनकम और एक आपकी पुरानी वाली इनकम। पहले आपकी इनकम कम हुआ करती थी, केवल 8,000 रुपये पर मंथ आप कमाते थे, लेकिन अब आप 30,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हो। आपने लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। अब आपकी इनकम कम भी होगी तो भी आप लिविंग स्टैंडर्ड कम नहीं कर पाओगे। कैसे भी करके उधारे लेकर, चोरी डकैती करके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करोगे। फिर देखो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ये क्या कहते हैं कि कंजम्पशन और सेविंग किस पर डिपेंड करेगा? परमानेंट इनकम पर डिपेंड करेगा। तो इन्होंने इनकम को दो टर्म में डिवाइड किया, परमानेंट इनकम और टेम्परेरी इनकम। मान लीजिए कि दो जगह से आपकी इनकम आती है, या मैं खुद पर ले लेता हूँ कि एक मेरी स्कॉलरशिप आती है और कुछ टेम्परेरी इनकम आती है कि मैं आप लोगों को नोट्स बेचता हूँ या स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाता हूँ, वहाँ से इनकम आती है। तो ये कहते हैं कि कंजम्पशन और सेविंग तब बढ़ेगी जब हमारी परमानेंट इनकम बढ़ती है। जब हमारी टेम्परेरी इनकम बढ़ेगी तो हम हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे, हम सेविंग बढ़ाएंगे। कहने का मतलब, यदि मेरी टेम्परेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उसे खर्च नहीं करूँगा, उसे इन्वेस्ट करूँगा, अच्छी चीज़ों में खर्च करूँगा, फिजूल खर्ची मैं नहीं करूँगा। पॉइंट नंबर 15, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग। देखो प्राइस और प्राइसिंग में अंतर होता है। प्राइसिंग का मतलब होता है प्राइस स्ट्रेटेजी। एक हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे और उसमें डिफरेंट प्राइस स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग क्या होता है? दो प्रकार की प्राइसिंग होती है, एक होता है एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग और एक होता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में क्या होता है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है कंज्यूमर से हम उतना ही चार्ज कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब केवल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मान लीजिए कि हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में मैंने कोई टीचर रखा हुआ है पढ़ाने के लिए और वो टीचर 4,000 पर मंथ लेता है। फिर से बताता हूँ, हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में मैंने कोई टीचर रखा हुआ है और वो टीचर 4,000 पर आवर पर मंथ लेता है। 1 घंटे पढ़ाएगा तो महीने के 4,000 रुपये लेगा। अब मैं स्टूडेंट से कितनी फीस चार्ज कर रहा हूँ? केवल 4,000 रुपये ही फीस चार्ज कर रहा हूँ। तो वो मार्जिनल कॉस्ट प्राइस हो गया, केवल वेरिएबल कॉस्ट हम चार्ज कर रहे हैं। जबकि मेरे अलग भी खर्चे लग रहे हैं, इंस्टीट्यूट की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट वो मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो ये मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग हो गया। जबकि एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग को ही टोटल कॉस्ट प्राइसिंग भी कहते हैं। इसके अंदर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी चार्ज करेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी चार्ज करेंगे और जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो भी हम चार्ज करेंगे। जबकि मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में हम केवल एवीसी ही चार्ज कर रहे थे। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखना कि ये कॉन्सेप्ट किस किस ने दिए थे। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, मीनिंग कम पूछा जाता है। जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस थी वो ड्यूसेन-बेरी ने दिया था। आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो रिलेटिव होते हैं वो हमेशा जान खाते हैं, परेशान करते हैं, वो बेरी होते हैं, दुश्मन होते हैं। फिर एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है, ये कीन्स ने दिया था। और जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है वो मिल्टन फ्राइडमैन ने दिया था। ऐसे याद कर सकते हो कि जो मिल्टन के प्रोडक्ट आते हैं वो परमानेंट होते हैं, मजबूत होते हैं, टूटते नहीं है। एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग हिच एंड हॉल ने दिया था। फिर देखो लिमिट प्राइसिंग, दो चीज़ें होती है, एक होता है लिमिट प्राइसिंग, एक होता है प्रीडेटरिंग प्राइसिंग। दोनों में ही क्या होता है, हम कम प्राइस चार्ज करते हैं। लेकिन लिमिट प्राइसिंग में हम कम प्राइस क्यों चार्ज करते हैं? जिससे कि नया पर्सन मार्केट में नहीं आ सके। हम प्राइस कम चार्ज करेंगे तो कस्टमर हमारे पास ही आएगा, क्योंकि हम पहले से एस्टेब्लिश्ड है, तो नए पर्सन को हम नहीं आने देंगे। और प्रीडेटरिंग प्राइस में क्या होता है, जो ऑलरेडी कंपटीटर है उनको बाहर करने के लिए हम अचानक से प्राइस कम कर देते हैं, जैसा जियो ने किया और उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग बाहर हो गए, बंद होने की कगार पर आ गए। फिर नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ड्यूपोली मॉडल। सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि ड्यूपोली मॉडल क्या होता है। ड्यूपोली मॉडल वो होता है जिसके अंदर सेलर दो होते हैं। मोनोपोली में तो एक ही सेलर होता है, ड्यूपोली में दो सेलर होते हैं और बायर मैनी होते हैं। बायर सभी के अंदर ही ज़्यादा होते हैं। अब देखो ड्यूपोली मॉडल किसने दिया, इन 7 लोगों ने दिया। स्टेकिल ने दिया, बोमोल ने दिया,
बर्नार्ड, कॉर्नोट, स्वीजी, एजवर्थ, चैम्बरलिन ने दिया। याद कैसे करोगे? ये आप कोड बना सकते हो BBC से CS, और इस कोड से आपको याद हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना है। फिर पॉइंट नंबर 18, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली दोनों डिफरेंट होते हैं। मोनोपोली के अंदर एक सेलर होता है और मोनोपोलिस्टिक के अंदर मैनी सेलर होते हैं। सेलर भी मैनी होते हैं, बायर भी मैनी होते हैं। फिर आप कहोगे कि ये तो परफेक्ट कंपटीशन के जैसा हो गया। बिल्कुल, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में काफ़ी सिमिलरिटी होती है। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, और मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन को छोड़कर सभी प्रकार के कंपटीशन, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक हो चाहे ओलिगोपोली हो, उन सभी को इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। किसने दिया था? रॉबिन्सन ने दिया था। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो किसने दिया था? चैम्बरलिन ने दिया था। याद कैसे कर सकते हो? याद ऐसे कर सकते हो कि कोई पर्सन पूछ रहा है कि मोना कहाँ है, मोना मैडम कहाँ है, तो वो पर्सन जवाब दे रहा है कि मोना मैडम तो कार्य करने में या वर्क कर रही है, और वर्क करने में लीन है, चैम्बर में वर्क कर रही है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा याद रह जाएगा। लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। ये शायद आपको पहले से पता होगा। तो स्टूडेंट, यदि आपको कुछ भी नया जानने को मिलता है या आपको लगता है कि ये सीरीज आपके लिए यूजफुल है, तो आप शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। थैंक यू सो मच।